बालेश्वर नाम के एक गांव में मजा नाम का एक प्रसिद्ध बेकरी था। मनोहर वहां का मालिक और रसोईदार था। वो खुद हर रोज ढेर सारे केक सेंक के बेचता था। मनोहर को एक और आदत था कि वो जो भी केक सेंके सिर्फ अच्छा स्वाद ही नहीं बल्कि बहुत गुणवत्ता से करे। विभिन्न आकार और तरह तरह के स्वाद से केक बनाने के लिए मनोहर जाने जाता था। गांव में किसी का भी जन्मदिन हो सिर्फ मजा से ही केक लाते थे। ऐसी थी उनकी प्रसिद्धि। सिर्फ केक ही नहीं बल्कि वहाँ पे ब्रेड, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, पफ्स जैसे चीज भी मिलती थी। इस वजह से मजा बेकरी हमेशा भीड़ से व्यस्त रहता था। मनोहर के दो सहायक भी थे। उनके नाम चिंटू और बंटू है और वो दोनों भाई थे। मनोहर के गुणवत्ता के बारे में जान के भी ये दोनों बहुत आलसी होने के कारण अपना काम अक्सर लापरवाही से करते थे। ये बात जानकर मनोहर जब भी चिंटू और बंटू को लापरवाही और आलस से काम करते देखता था तो उनको सही तरह से काम करना सिखाता था। पर चिंटू और बंटू सुधरते नहीं थे और उसी लापरवाही से काम ठीक से नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन बंटू केक सेंकने के लिए सामग्री बिना जांचे मनोहर के पास रख दिया था, जो मनोहर केक की तैयारी के लिए उपयोग करने वाले थे। दूसरी तरफ चिंटू केक बनाने के लिए जरूरी बर्तन साफ करके मनोहर के पास रख दिया था। उसमें मनोहर आटा पीसने वाला था। तब बर्तन देख के कहता है, अरे चिंटू, तूने इस बर्तन को ठीक से साफ नहीं किया। केक का क्रीम वैसे के वैसा ही रह गया। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आलस बढ़ते जा रहा है। तुम्हारा वेतन से इस महीने पैसे काटूंगा, तभी तुम सीधा रास्ता पकड़ोगे। मनोहर मैदा को पीसने के लिए अपनी मुट्ठी में लेता है और गुस्से से कहता है, अरे बंटू, तू भी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है मैंने कि केक के सामग्री को एक दो बार ध्यान से जांच के मेरे पास लाया करो। तुम दोनों को इन 3 सालों में मैंने कुछ हजार बार कहा है कि स्वच्छता और गुणवत्ता के बिना कोई काम मत करो। अब कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों को इस महीना मैं वेतन ही नहीं दूंगा। तब समझ में आएगा तुम दोनों को। कहकर मनोहर चला गया और चिंटू और बंटू को मनोहर पे गुस्सा बहुत आया था। अब आगे से मैं इनके यहाँ काम नहीं करूंगा। मैं भी। देखते हैं हमारे बिना ये महाराज बेकरी कैसे चलाएंगे। परंतु अगर हमने यहाँ नौकरी छोड़ दिया तो फिर हम कैसे जिएंगे? हम दोनों को केक सेंकना आता है और बन भी बनाना आता है। अपने माता पिता के पैसे और सहायता से एक और बेकरी को शुरू करते हैं, चलो। ऐसे तय करके दोनों भाई निकल पड़ते हैं। मनोहर के मजा बेकरी के ही गली में अपना नया बेकरी निर्मित करते हैं। इन सब से अनजान मनोहर अगले दिन हर रोज की तरह अपना बेकरी खोलने चल पड़ता है। रास्ते में जब चिंटू बंटू को देखता है तो कहता है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों काम पे नहीं आ रहे हो? कम से कम बोल के तो छुट्टी लेते। तब चिंटू बेकरी के बोर्ड को दिखाते, यहाँ पे जो लिखा है वो तो पढ़िए। क्या तुम दोनों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया? चलो, गुस्से में ही सही, तुम दोनों ने एक फैसला तो लिया। अच्छे से काम करो। हम यहाँ पे सहायक नहीं मालिक हैं। ये हमारा बेकरी है। हा हा हा। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। आशा करता हूँ कि तुम दोनों बहुत आगे जाओ। अगर कभी सहायता की जरूरत पड़ी तो मुझे पूछने से झिझकना मत। कहीं ऐसे दिन न आए कि आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़े। मनोहर कुछ ना कह के वहां से चला जाता है, इस खुशी में कि उनके पास काम करने वाले अब अपने बल पे कुछ कर रहे हैं और हर रोज की तरह अपने व्यस्त बेकरी को संभालने के काम में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चिंटू बंटू का व्यापार आगे ही नहीं बढ़ता है। आमदनी नहीं आता है और निवेश के पैसे भी वापस ना पाकर दोनों को चिंता होती है। बेकरी शुरू करके महीना बीत जाता है। आमदनी के बारे में उनके माता पिता के सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं। आमदनी के बिना व्यापार कैसे चलेगा?
अगर अगले 15 दिनों में आधा निवेश नहीं आया तो ये बेकरी किसी और को अच्छे दाम में बेच दूंगा। पिता की बातों से परेशान चिंटू बंटू व्यापार को सफल करने की सोच में पड़ गए। अरे बंटू, मजा बेकरी को जो छोटा रास्ता जाता है वो तुझे पता है ना? हाँ, क्यों? उस छोटे रास्ते से जाकर हम मालिक के सारे केकों को लेके हमारी बेकरी के केकों से बदल देते हैं। हाँ, उनके हाथ के सेंके केक अगर हम बेचते हैं तो उस अच्छे स्वाद के लिए हमारे पास ही सभी आएंगे। ठीक कहा तुमने। उस दिन मनोहर को बेकरी ताला लगाते देख चिंटू बंटू मजा के अंदर छोटे रास्ते से प्रवेश करते हैं। वहां के सारे केकों को बक्सों में डाल के और अपने फीके केकों को उनके जगह में बदल के वहां से निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब मनोहर हमेशा की तरह अपने केक को बक्सों में वितरण करने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है, तब अचानक से देखता है कि उसके सूची में लिखे 6 तरह के केक नहीं हैं और हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ तैयार करके रख दिया था, तो फिर आज क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? वितरण के लिए ज्यादा समय भी नहीं है, अब क्या करूं? ऐसे सोचते ही उसने फिर दूसरी बार सूची पे लिखे सारे केक बनाने लगा, पर उतने में सारे खरीदने वाले बेकरी पे आके इंतजार कर करके थक जाते हैं और समय नहीं होने पर चिंटू बंटू के बेकरी को चले जाते हैं। चिंटू बंटू के बेकरी पर वही आकार के केक्स देखकर सारे वही पे केक खरीदते हैं। मनोहर के बेकरी के उसी गली में चिंटू बंटू के बेकरी को भीड़ आते देख मनोहर उनके बेकरी को जाता है। वहां पे उसके यहाँ लापता केकों के दिखने पर कहता है, तुम दोनों को आलस और लापरवाही के साथ साथ चोरी की भी आदत लग गई है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने ये केक खुद सेंके हैं। मैंने ये कब पूछा कि तुमने क्या ये केक अपने हाथों से बनाया है? इसी बात पे पता चल रहा है कि तुमने मेरे केकों की चोरी की है। नहीं, ये सब हमने खुद ब खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, ठीक है, तो फिर यही बात गांव के बड़ों के सामने साबित करो, चलो। ऐसे कहकर गांव के बड़ों को मनोहर सब कुछ कह देता है। सब सुन के गांव के मुखिया कहते हैं, इस मुसीबत का एक ही हल है, तुम तीनों मेरे ही सामने 3 अलग अलग केक सेंकोगे। उसके बाद मैं स्वयं उनका स्वाद करूंगा और फैसला करूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे कहकर गांव के मुखिया केक के लिए जरूरी सामग्री की तैयारी करवाते हैं और तीनों अपने अपने केक की तैयारी शुरू करते हैं। मनोहर अपने केक करने के तरीके से सबको आकर्षित कर चुका था और बहुत तेजी से केक की तैयारी को समाप्त कर चुका था। तीनों के केक की तैयारी के बाद गांव के मुखिया तीनों केक के स्वाद देख के और फिर चिंटू बंटू के बेकरी के केक को भी स्वाद करते हैं। केक को मनोहर ने सेंका है। अगर उसके केक तुम्हारी बेकरी में है तो उसका एक ही मतलब है, तुम दोनों ने उनके बेकरी में घुस के चोरी किया है और सबको धोखा दिया है। तुम्हें इसकी सजा अब भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे कहकर चिंटू बंटू को गांव से हमेशा के लिए भेज दिया गया था। इस कहानी का नैतिक है, मेहनत करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगे, आलसी बन जाओगे तो सबके सामने मजाक बन जाओगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम। एक गांव में हितेंद्र नामक एक आइसक्रीम वाला रहता था। वो रोज गांव में आइसक्रीम बेचता था। यही उसके पैसे कमाने का जरिया था। वो बहुत अच्छा आदमी था और सबको सहायता करता था। हर रोज वो अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को लेकर घंटी बजाते हुए स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए जाता था।
आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम आइसक्रीम। वो घंटी सुन के रवि आइसक्रीम वाले के पास दौड़ के आया। अंकल, वो लाल वाला आइसक्रीम कितने का है? 5 रुपए बेटा। ठीक है, तो वो हरा वाला आइसक्रीम कितने का है? वो भी 5 रुपए का है बेटा। तुमको कौन सा चाहिए? अरे, मेरे पास तो 1 ही रुपए है, मैं कैसे खाऊंगा? ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए 1 रुपए दे दो, तुम्हारे मनपसंद रंग का आइसक्रीम ले लो और बाकी के 4 रुपए तुम मुझे कल दे देना। ऐसे ही हितेंद्र सभी को, किसी बच्चे के पास पैसे कम हो या ना हो, वो आइसक्रीम खिलाता था और सभी बच्चों को खुश रखता था। इसी कारण सब बच्चे उसे पसंद करते थे और जब भी उसकी गाड़ी की घंटी की आवाज सुनते थे, उसके पास दौड़े चले आते थे। रुको रुको बच्चों, सबको आइसक्रीम मिलेगा, लेकिन तुम सबको लाइन में आना पड़ेगा। जैसे ही कि तुम लोग पाठशाला में लाइन बनाते हो, वैसे ही। अरे भाई हितेंद्र, पैसे हो या ना हो, तुम सभी को आइसक्रीम खिलाते हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है? ऐसे नहीं वीरेंद्र भाई, बच्चे जब आइसक्रीम खा के खुश होते हैं तो उनकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। मेरे लिए वही बस है वीरेंद्र भाई। ऐसे ही एक दिन स्कूल के पास आइसक्रीम बेचकर चले जाने के लिए तैयार हुआ। वो जब जा रहा था, एक बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था, परंतु हितेंद्र को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद हितेंद्र घर पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा था, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा, परंतु उसको रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है यह आवाज बाहर से आ रही है। ऐसा सोच के वो बाहर आ रहा था, तो देखा कि एक बच्चा उसकी गाड़ी के पास बैठ के रो रहा है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। इस समय मुझे मेरी माँ खाना खिलाती है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन के हितेंद्र उस बच्चे को घर में लेके खाना खिलाता है। तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? तुम्हारे माँ पिताजी किधर हैं? आप हर रोज हमारे स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं ना? आपके जाने के समय आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, तुम घर क्यों नहीं गए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? मैंने अपने पापा को बॉल खरीदने के लिए पूछा था, परंतु उन्होंने नहीं खरीदा। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और आपको देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, बॉल नहीं खरीदी तो गुस्से से चले आए, ये तो गलत बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ पिताजी परेशान हो रहे होंगे। तुम कभी भी ऐसे नहीं करना, ताकि तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो। अभी इधर ही सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे आपके पास ही रहना है अंकल जी। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी हो रहे होंगे। निखिल को ऐसा बोल के वो उसे सुला देता है। अगली सुबह वो आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ निखिल को भी लेकर जाता है, ताकि वो उसको उसके माँ पिताजी को दे सके। उधर निखिल के माँ और पिताजी उसको दोस्तों के घर और स्कूल के आसपास चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। अंकल जी,
तक तो नहीं आया। तुम्हारे पास आया होगा ये सोच के मैं यहाँ पे आया था। ये बोल के वे आइसक्रीम वाले को खोजने लगे। इसी समय वो आइसक्रीम वाला निखिल को अपने साथ लेते हुए आया। उसे देख के उसके माँ पिताजी उसके पास भाग के गए। अरे अरे, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कल ये मेरे पीछे पीछे घर आ गया और मुझे पता भी नहीं था, इसीलिए मैं आज आपको वापस करने के लिए यहाँ पे वापस आया। निखिल बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने कल मेरे लिए बॉल नहीं खरीदा। फिर हितेंद्र पास में ही एक दुकान से बॉल खरीद के निखिल को देता है। निखिल बेटा, कभी भी किसी अनजान आदमी के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को ही देख लो, तुम्हारे लिए कितना परेशान है। अच्छा ठीक है, अभी ये बॉल लो और अपने मम्मी पापा के पास जाओ। फिर निखिल अपने पापा के पास जाके उन्हें गले लगाता है। I'm so sorry पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। निखिल के पापा आइसक्रीम वाले के पास जाके, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरा बच्चा वापस देने के लिए। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान को भरोसा करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। भुट्टे वाला। एक गांव में 3 सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि और संतोष रहते थे। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर मकई की फसल की कटाई शुरू की। उनकी पत्नियां नाश्ते के डिब्बे के साथ रोज खेत आती थीं और अपने पतियों को खाना खिलाती थीं। तीनों किसान एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। तीनों ने बहुत मेहनत की और बदले में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिली। इसके साथ वे गांव के बाजार में मकई बेचने लगे। कुछ ही समय में स्वाद और मिठास के कारण सभी मकई भुट्टे बिक गए और दिन के अंत में उन्हें खूब कमाई हुई। उन्हें जो भी मुनाफा मिलता था वह उस पैसे को अपनी पत्नियों को भविष्य में उपयोग के लिए दे देते थे। उन 3 दोस्तों के लिए फसल काटना, खेत में देखभाल करना। तीनों किसान अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उनकी पत्नियां अपने दैनिक घरेलू कामों को पूरा करती थीं और एक साथ एक जगह बैठकर फिर गपशप करती थीं। फिर एक दिन रवि और संतोष की पत्नी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर भूषण की पत्नी अपने गले में एक बहुत लंबी सोने की माला पहनकर आश्चर्यजनक तरीके से उनके पास आई। अन्य 2 महिलाएं उस लंबी सोने की माला को देखकर आकर्षित हुईं और वो भी वैसी माला खरीदना चाहती थीं। यह जानने के बाद कि भूषण की पत्नी ने अपने पति की बचत से सोने की लंबी चेन खरीदी है, उन्होंने भी अपने पतियों की बचत से सोना और साड़ी खरीदे और फिर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। पतियों ने अपनी पत्नियों को सोने की माला और महंगी साड़ी पहने देखा और उनसे इसके बारे में पूछा। ऐसा बेफजूल खर्च पर पैसा बर्बाद करने के कारण वह सभी अपनी पत्नियों से नाराज थे और तीनों गुस्से में घर से निकल गए और सीधे खेत में आ गए।
तीनों ने इस पर चर्चा की। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वह अब सही निर्णय नहीं लेंगे तो भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वे एक विचार लेकर आए जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। इसे लागू करने के लिए सभी घर वापस गए। हमारे भविष्य के बारे में बिना सोचे तुमने हमारी बचत को बर्बाद कर दिया। इसके बदले में तुम्हें एक व्यवसाय या नौकरी करके अपने सोने और साड़ियों के मूल्य जितना पैसा कमाना पड़ेगा। तुम तीनों आपस में फैसला करो कि इतनी बड़ी रकम कैसे कमाओगे और हमें अपना अंतिम फैसला सुनाओ। हमें बस ये बताएं कि आप तीनों कब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी निर्णय लो। आप महिलाओं के पास सिर्फ 30 दिन हैं। तीनों अपनी पत्नियों को समझाकर घर से निकले। उसके बाद तीनों पत्नियां अपने सामान्य स्थान पर मिली। 30 दिनों में इतनी बड़ी कमाई कैसे संभव है? इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना होगा जो इस गांव में अभी तक नहीं है। यह क्या व्यवसाय हो सकता है? तीनों ने खूब चर्चा की। अरे, मेरे पास विचार है। हमारे पति से सभी भुट्टे खरीदते हैं। हम 3 प्रकार के भुट्टे बेच सकते हैं। एक कच्चे, फिर एक तले हुए और एक वो जिस पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप हो। अन्य 2 महिलाएं भी भूषण की पत्नी से सहमत थी। वे तीनों अपने पतियों के पास गईं और अपने विचार के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर तीनों किसानों ने सहमति जताई। उस दिन से उन तीनों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने अपने पतियों से वादा किया था। उन्होंने अपनी दुकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, कच्चा भुट्टा 15 रुपए, तला हुआ भुट्टा 20 रुपए और तला हुआ भुट्टा नमक, नींबू और काली मिर्च के साथ 25 रुपए। एक महिला ने भुट्टे का छिलका उतारा, दूसरी ने भुट्टे को भूना और तीसरी ने भुट्टे पर नींबू, नमक और काली मिर्च का लेप लगाया। बाद में उन्होंने उसे बेचकर पैसे कमाए। हालांकि ये महंगा था, पर फिर भी लोगों ने उसे खरीदना शुरू किया। 2 दिनों में ही काफी लोग भुट्टे लेने के लिए आए। उस मीठे रसीले भुट्टे के लिए लोग लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिन के अंत में उन्होंने भुट्टे बेचकर 6000 रुपए कमाए। इसी तरह से यह 30 दिनों तक जारी रहा और उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपए कमाए। 31वें दिन वे तीनों अपने व्यवसाय से कमाए हुए पैसे लेकर अपने पतियों के पास गईं। पैसे वापस देने के बाद उन्होंने अपने पतियों से वादा किया कि वह अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी और कड़ी मेहनत करेंगी। इसी तरह तीनों महिलाओं को पैसों और मेहनत का मूल्य पता चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले की गई गलती को कभी नहीं दोहराया। उन्होंने अपने पतियों के काम में हाथ भी बटाया। बहुत सारी कमाई के साथ वे नाम और प्रसिद्धि के साथ खुशी से रहते थे। एक गांव में प्रेमजी तिवारी नाम का एक बहुत ही बढ़िया बावर्ची रहा करता था। वो जिस गांव में रहता था, उसी गांव के एक ढाबे में वो खाना पकाता और जिंदगी गुजारता। प्रेमजी तिवारी के माँ बाप तो नहीं थे, पर एक बहन और एक भाई था। बहन की शादी करवाने के लिए और भाई को अच्छे से पढ़ाने के लिए वो बेचारा दिन रात कष्ट किया करता था। प्रेम जी के बनाए हुए सारे पकवान कई सालों से बच्चे, बूढ़े,
गांव के बाकी सारे लोग बड़ा मजा लेके खाया करते थे। इसकी वजह से वो जिस ढाबे में काम करता था उस ढाबे का नाम अच्छा हुआ और कमाई भी बढ़ गई। एक दिन प्रेम जी के एक दोस्त ने प्रेम जी की बहन की शादी के लिए एक अच्छे से लड़के के बारे में बताया। ये सुनकर प्रेम जी ने सोचा ये शादी तो किसी भी तरह करवानी पड़ेगी, चाहे उधार लेना पड़े, पर बहन की शादी होनी चाहिए। इसलिए वो गांव के जमींदार के पास गया और सूद पर रुपए लेके उसने शादी करवा दी। अपनी बहन की शादी में प्रेम जी ने खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाया था। सारे अतिथिगण खाना खा के मुग्ध हो गए। अरे वाह प्रेम जी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भैया। खाना तो तुमने बढ़िया पकाया है भाई। उसी शादी में लड़कों की तरफ से रामलाल नाम का एक आदमी आया था। खाना खा के उसे बहुत पसंद आया तो उसने कहा, प्रेम जी भाई, लंदन में मेरा एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम लंदन आके मेरे रेस्टोरेंट में कुक के काम करोगे? ये सुनकर प्रेम जी भाई को याद आया कि उसके भाई को पढ़ाना है, उसका कुछ उधारी भी है। इन सबको छोड़ के लंदन जाना उसके लिए नामुमकिन था, तो उसने इस मौके को जाने दिया। दिन गुजरने लगे, उधार का भार बढ़ने लगा और पूरी तनख्वाह तो ब्याज भरने में निकल जाती थी। भाई को पढ़ाने के पैसे कम पड़ने लगे, घर चलाने में भी दिक्कत होने लगा, तो प्रेम जी भाई इन बातों को लेके मन कचोट के रह जाते थे। इस तरह महीने बीतने लगे, पर प्रेम जी भाई का आमदनी नहीं बढ़ रहा था। फिर एक दिन प्रेम जी भाई उदास बैठ के उपाय के बारे में सोच रहे थे। उसे लंदन से आए हुए रामलाल के बातें याद आए। अरे उसने तो मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का मौका दिया था, ये बात मैं कैसे भूल गया। ये सोचकर वो रामलाल से मिलने चला। अरे प्रेम जी, आप इस तरफ? आपने तो उस दिन कहा था ना कि लंदन में आपके रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी मुझे देने को तैयार है। अभी भी क्या वो नौकरी मुझे देंगे? अरे वाह, बढ़िया है, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली। जरूर मौका मिलेगा। मैं एक हफ्ते में वहां जा रहा हूँ। मेरा बेटा आपके लंदन आने तक के सारे इंतजाम खुद देखेगा, ठीक है? फिर जब रामलाल वापस लंदन चले गए थे, रामलाल के बेटे ने प्रेम जी का लंदन जाने तक का पूरा इंतजाम 1 महीने के अंदर कर दिया। प्रेम जी ने उससे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ हम सब हैं ना। आप आराम से लंदन जाइए, वहाँ अच्छे से पैसे कमाइए और अपनी पूरी उधारी चुका लीजिए। अपने भाई को अच्छे से पढ़ाइए। अगले 10 दिन में लंदन जाने की आपकी फ्लाइट है। इस तरह उसने प्रेम जी को समझाया और उसे लंदन भेज दिया। प्रेम जी लंदन में स्थित रामलाल के इंडियन रेस्टोरेंट में अपना रसोइये का काम शुरू कर दिया। उसके खाना पकाने के तरीके, सब्जियों को काटने के तरीके, खाने को प्लेटिंग के वक्त गार्निश करने के तरीके, और सबसे बढ़िया बात यह थी, जब उसका खाना पकता था पूरा रेस्टोरेंट खुशबूदार हो जाता। वो मन लगा के लजीज खाने बनाता रहा और कस्टमर खुश होते रहे। खाने से खुश होकर लोग उसे काफी पैसे टिप में देते थे। इससे प्रेम जी खुश होकर और बढ़िया पकवान बनाने लगा। इधर महीने का तनख्वाह मिलता था और टिप की ऊपरी पैसे होने के कारण उसका आमदनी बढ़ गया, और जितने भी पैसे वो कमाता था पूरे पैसे वो इंडिया भेज देता। फिर रामलाल के बेटे से बात करता और उनसे कहता कि उन पैसों से उसकी उधारी चुका दे और उसके भाई को बढ़िया सा कॉलेज वगैरह में भर्ती करके पढ़ाए। इस तरह 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में उसने कई बार पूछा कि मेरे भाई से फोन पर बात करवा दे, पर कोई ना कोई कारण बोलकर रामलाल के बेटे उसे टाल देता, तो प्रेम जी को संदेह होने लगा। और फिर जब रामलाल अपने बेटे के साथ बात करते थे, वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन रामलाल से मिलने प्रेम जी जा ही रहे थे। उसने देखा रामलाल बहुत गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो वो छिप के सुनने लगा। 6 लाख रुपए है भाई, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। प्रेम जी का हाथ का खाना बढ़िया है,
इसलिए उसे मैं जो तनख्वाह देता हूँ और उसके टिप के पैसे मिलाकर हर महीने उन पैसों को मैंने बचा के रखने को कहा था, ना कि इसके बारे में प्रेम जी के भाई को बताने के बारे में। कोई ना कोई उपाय निकाल और मुझे वापस फोन कर। उनकी इन बातों को सुनकर वो तुरंत अपने घर गया, अपना पूरा सामान उसने समेट लिया और उसी वक्त वहां से निकल पड़ा। मैंने इन पे अंधविश्वास किया था और काम करने विदेश तक आ पहुंचा। 1 रुपए मेरा पैसा मैंने नहीं बचा, पूरा पैसा इनको सौंप दिया। पता नहीं उधर मेरे भाई और बहन किस हालत में हैं। पता नहीं मेरा सूद कितना बढ़ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने कुकर्मों के लिए इन लोगों ने मुझे वहां से यहाँ तक ले आया। वो बेचारा रास्ते के एक किनारे बैठकर दुखी हो रहा था। हे भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही कोई रास्ता निकाल दो भगवान। वो बेचारा कुछ देर वहीं पर भगवान का स्मरण करते बैठा। अचानक से नील रंग के धुआं के बीच में से श्री कृष्ण पधारे। उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। फिर वहीं पर उन्होंने एक फूड स्टॉल को अपने माया से बनवाया और आके प्रेम जी के पास बैठ गए। अंकल, क्या ये फूड स्टॉल आपका है? मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ पका के खिलाओगे? मैं पैसे भी दूंगा। वो आके प्रेम जी से बातें करने लगे, पर प्रेम जी को तो पता था वो फूड स्टॉल प्रेम जी का तो था ही नहीं। पर कहीं उस बालक को देखकर प्रेम जी को बिछड़ा हुआ अपना भाई याद आया। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। वो उठा और उस फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गया। फिर वहां रखे हुए सारे चीजों को देख के सोचने लगा, इसके खाने के लिए क्या पकाऊं? प्रेम जी ने फिर अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसने देखा खाने के कई चीज रखे हुए थे। अरे पता नहीं ये फूड स्टॉल है किसका? इतने सारे खाने की चीजों को यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? वो सोच में पड़ गया। इस तरह अचंभित होकर वो सोच रहा था, वहां खाना खाने दूसरे कस्टमर भी आना शुरू हो गए। प्रेम जी ने उस बालक के लिए बड़े प्यार से खाना पकाया। फिर वो बालक को ढूंढने लगा और वो बालक उसे दिखा नहीं। और इधर वहां बैठे जो बाकी कस्टमर थे वो सारे फूड 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 कहकर प्रेम जी को पुकारने लगे, तो प्रेम जी उनके लिए खाना बनाने में मगन हो गए। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे ही प्रेम जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। इसके अलावा वो फूड स्टॉल मेरा है कहने वाला कोई आगे ही नहीं आया। तो प्रेम जी ने सोचा शायद ये भगवान की मर्जी है और उन्होंने ही उसे यहाँ भेजा है। वो अपना काम में व्यस्त हो गया। रामलाल को प्रेम जी के फूड स्टॉल के बारे में पता चला तो उसे रोकने वो खुद आ पहुंचे, पर उसे पता नहीं था ये स्वयं भगवान की देन है। वो उसे कहाँ रोक पाता। इतना ही नहीं, उसका खुद का धंधा ठप होने वाला था और उसका दिवालिया निकलने वाला था। फिर प्रेम जी ने अपने कमाए हुए पैसों को जमा किया और एक विदेशी के सहायता से उसने अपने भाई को लंदन बुला लिया। वो अपने भाई को लंदन में पढ़ाने लगा, अपनी उधारी भी चुका दी और फिर अपनी जिंदगी को वो आराम से खाना पकाते हुए जीने लगा। प्रेम जी अगर रामलाल और उसके बेटे की बातें नहीं सुनता, पार्क में उस बालक की बात मानकर अगर वो फूड स्टॉल में नहीं जाता, तो शायद आज वो अपने भाई बहन के साथ इतनी खुशी खुशी जिंदगी नहीं बिता सकता।